नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। रात के 10 बज चुके हैं और आपकी अग्नि परीक्षा का समय भी आ गया है और आज इस अग्नि परीक्षा का 23वां दिन है। तो इस अग्नि परीक्षा से आप लोगों ने काफी कुछ एंजॉय किया है, काफी कुछ सीखा है और आपका परफॉर्मेंस बताता है अब क्वेश्चंस को कैच करने का, क्वेश्चंस को पकड़ने का, कि नो डाउट आप बहुत अच्छे वे में जा रहे हैं। और इस तरह अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहे, लगातार इस सीरीज को देखते रहे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले एग्जाम में दिन आपका होगा। क्वेश्चन कमीशन के होंगे लेकिन दिन आपका होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, क्योंकि रात 10 बज रहे हैं और हम लोगों को शुरू करना चाहिए अपनी ये सीरीज 10 क्वेश्चनों की। वो सीरीज जे क्वेश्चन जो कहीं भी, कभी भी और किसी भी एग्जाम में आपसे मुलाकात करने आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू हो जाइए। ये रहा इस सीरीज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? आज क्वेश्चन थोड़े हटके हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, इस टाइप के सवाल भी आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद सितार? तो सबसे पहले अमीर खुसरो की बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो वो व्यक्ति है जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था और इसी ने सितार का आविष्कार किया। इसने सितार में जो सितार का आविष्कार करने के लिए 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया, एक तो वीणा और दूसरा ईरानी तंबूरा। ईरानी तंबूरा, इन 2 वाद्य यंत्रों को मिलाकर के जो यंत्र बनाया इसने, उसे नाम दिया गया था सहतार। क्या कहा जाता था? सहतार कहा जाता था। पहले इसे सितार नहीं कहा जाता था, पहले इसे सहतार कहा जाता था। और इसमें मात्र 3 तार लगे हुए थे। कितने? 3 तार। और यही सहतार बिगड़ते बिगड़ते आज इसका नाम हो गया है सितार। और इस सितार में आज 7 से 8 तार प्रयोग किए जाते हैं। तो अमीर खुसरो इसका आविष्कारक है, तो नो डाउट वो जो है बजाएगा। पंडित रविशंकर इसके लिए प्रख्यात ही हैं। विलायत अली खां भी सितार वादक थे। एक व्यक्ति ऐसा है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये सितार वादक नहीं है, बल्कि ये क्या बजाते रहे हैं? ये सरोद वादक थे। क्या बजाते रहे हैं? सरोद वादक रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध सितार से नहीं है। क्लियर? सरोद से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो और भी बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन से जुड़ा हुआ है? बहुत बड़ा नाम है ये इतना बड़ा नाम है। यहूदी मेनुहिन से बेहतर उस यंत्र को बजाने वाला आज तक कोई भी कलाकार नहीं हुआ जिस यंत्र को ये बजाया करते थे। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि ये बेसिकली, इनका जन्म हुआ था यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। कहां पर? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। लेकिन इन्होंने उस वाद्य यंत्र के साथ, जिसके ये जो है सिद्धहस्त थे, जिसकी इन्हें जो है जिसमें महारत हासिल थी, उस वाद्य यंत्र के साथ इन्होंने सबसे अधिक प्रोग्राम दिया ब्रिटेन में। और इन्होंने अपने जीवन का सबसे अधिक समय ब्रिटेन में ही गुजारा। और ये सितार, पियानो या कांगो नहीं बजाते थे, ये वायलिन बजाते थे। इनसे बेहतरीन वायलिन बजाने वाला व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ। इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये नहीं है इस दुनिया में। इनकी मृत्यु सन 1999 में हुई है। कब? 1999 में। और दुनिया में वायलिन बजाने वाले नाम में सबसे ऊपर नाम यहूदी मेनुहिन का लिखा जाता है। ये वायलिन बजाया करते थे। ठीक है, अमेरिकी मूल के थे ये। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर हमारे सारे फ्रेंड्स बहुत आराम से दे सकते हैं, क्योंकि मधुबनी एक लोक कला है, चित्रकला की शैली है, लोकल लेवल पे की जाती है। और ये बेसिकली कहां पर? दरभंगा में ज्यादा प्रचलित है। दरभंगा के साथ साथ ये मधुबनी जिले में भी प्रचलित है। और मधुबनी के साथ साथ ये ज्यादा प्रचलित है नेपाल में। बेसिकली नेपाल में भी इसका प्रसार देखने को मिलता है। और ये सारे के सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं?
ये सारे के सारे क्षेत्र मिथिला के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मिथिला के अंतर्गत आते हैं। मिथिला क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और जब इसकी शुरुआत हुई, बेसिकली इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है बिहार के मधुबनी जिले से। तो यह बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। इसमें दो प्रणालियां, दो तरीके हैं। एक तो है, पहला तरीका है भित्त चित्रण। क्या है? भित्त चित्रण। भित्त चित्रण में क्या किया जाता है? वहां के लोकल, बेसिकली ये महिलाएं, ये टोटल की टोटल महिलाओं के द्वारा ये कार्य किया जाता है मैक्सिमम। यहां पर भित्त चित्रण के द्वारा दीवालों को वहां की लोक कलाओं में फूल पत्तियों इन सारी चीजों से सजाया जाता है। और इसकी जो दूसरी व्यवस्था है वो है अल्पना। सेकंड स्टेप इसका क्या है? अल्पना। तो अल्पना में भी चित्र बनाया जाता है। बेसिकली इसके 5 स्वरूप हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित स्वरूप है वो है कोहबर। क्लियर? तो बेसिकली ये मधुबनी शैली जो लोक कला से संबंधित है, लोक चित्रकला है, ये बिहार की है, जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली ये कला है बिहार में। इसे अब भारत सरकार ने मान्यता भी प्रदान कर दिया है। क्लियर? आगे चलते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? शुरू हुआ था, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था। भाई जिस राज्य में शुरू हुआ था वहां पर आज भी होगा। तो बेसिकली कथकली का प्रारंभ कब हुआ? 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में हुआ। और इसको वहां के राजा, क्या नाम है वहां के राजा का? वहां के राजा का नाम है वीरा केरला। क्या नाम है? वहां के राजा वीरा केरला के द्वारा शुरू किया गया। तो अब तो आपको उत्तर मिल गया होगा। वीरा केरला हैं तो ये केरल के ही राजा रहे होंगे। क्या है? केरल के राजा रहे। आज कथकली की बात करें तो कथकली के टॉप के कलाकारों में जो है मृणालिनी देवी का नाम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद साराभाई हैं। तो मृणालिनी देवी, साराभाई और शांताराव जैसे कलाकार इस कथकली में निपुण हैं और लगातार इनके प्रोग्राम आते रहते हैं। तो ये शास्त्रीय नृत्य की विधा केरल से संबंधित है। क्लियर? शुरुआत करने की जिम्मेदारी केरल के 17वीं शताब्दी के राजा केरला के द्वारा। ठीक है। अगला, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? तो मैं आपको चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की कहानी बता देता हूं कि यहां पर जो रॉक गार्डन है, यहां पर जो प्रसिद्ध है मूर्ति कला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए। यहां पर जो मूर्ति कला में मूर्तियां बनाई गई हैं उसमें प्रयोग किसका किया गया है? उसमें प्रयोग किया गया है औद्योगिक कचरे का। सबसे बड़ी विशेषता यही है इसकी कि औद्योगिक कचरे का प्रयोग हुआ है और औद्योगिक कचरे के साथ साथ घर के कचरे का भी प्रयोग हुआ है। घर के कचरे का भी प्रयोग हुआ है और इसकी शुरुआत की गई एक सैन्य अधिकारी के द्वारा। सैन्य अधिकारी का नाम है, उस सैन्य अधिकारी का नाम कौन बताएगा? उस सैन्य अधिकारी का नाम है नेकचंद सैनी। क्या नाम है? नेकचंद सैनी के द्वारा यह काम किया गया। इसकी शुरुआत हुई 1957 में। कब? 1957 में इस सिपाही ने 1957 में इसकी शुरुआत की। और यह जब शुरुआत हुई तो वो छोटा सा हिस्सा था, लेकिन आज यह रॉक गार्डन लगभग 40 एकड़ क्षेत्रों में विस्तारित है। कितने? 40 एकड़ क्षेत्रों में विस्तारित है। और इसी के जस्ट बगल में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। कौन सी झील है? सुखना झील इसी के किनारे पर है। याद रहे, रॉक गार्डन जिसे आप नेकचंद ने बनाया, नेकचंद सैनी ने, उसके किनारे कौन सी झील है? सुखना झील। और पूरी तरह से औद्योगिक कचरे और घरेलू कचरे से निर्मित है। क्लियर? तो नेकचंद इसका राइट आंसर होगा। बार बार यह सवाल आता है और अब फिर भी आ सकता है। बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा ऐसी जगह जहां जाएं तो लौट आए कि नहीं लौटेंगे, इसकी बड़ी समस्या है। कारण किसमें एक और इमारत है। इस बड़ा इमामबाड़ा के अंदर कई इमारतें हैं, उसी में एक इमारत का नाम है भूल भुलैया। नाम ही इसका भूल भुलैया है। इसमें फंसे तो भूल जाएंगे। इस भूल भुलैया की खासियत यह है
किसमें तकरीबन 1024 रास्ते हैं। कितने? 1024। प्रारंभ तो 2 गेटों से होता है, इसके आंगन में 2 गेट हैं, लेकिन इसके छत पर जाने के लिए 1024 रास्ते हैं। और ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर है? लखनऊ में है। और इसको बनवाया गया 1784 ईस्वी में। कब बना ये बड़ा इमामबाड़ा? 1784 ईस्वी में। और इसे बनवाने का नेक काम किया लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला ने। किसने किया? आसफुद्दौला। आसफुद्दौला महोदय ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया। 1784 में प्रारंभ हुआ और यह 1791 में बन के कंप्लीट हुआ। माना जाता है कि लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक व्यय किया गया 1784 में। 1791 में 1 लाख रुपए मायने रखता है। और बेसिकली यहां पर एक मस्जिद है, आसिदी मस्जिद, वो भी काफी प्रसिद्ध है। तो भूल भुलैया के साथ साथ कभी क्वेश्चन बन सकता है आसिदी मस्जिद। कौन सी? आसिदी मस्जिद भी इसी इमामबाड़ा के इमारत के अंदर है, जो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यम शिवम या सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते या जय हिंद। काफी बेहतरीन सवाल है। यह जो भी आदर्श वाक्य है यह आपके सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। इस राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? सारनाथ का अशोक स्तंभ है जिसमें सिंह बने हुए हैं। इसी के नीचे पट्टी पर लिखा है सत्यमेव जयते। सत्य सदैव विजित होता है, सत्य हमेशा जीतता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। और यह आदर्श वाक्य आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद का सूत्र है ये। और इसे भारत सरकार ने इस पूरे चिन्ह को अपनाया कब? इस पूरे चिन्ह को अपनाया 26 जनवरी 1950 में। क्लियर? इसी दिन आपका जो है संविधान लागू हुआ था। बेसिकली एक बात आपको बता दें, ये जो सत्यमेव जयते शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। यह संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, आने वाले समय में इसकी भाषा पूछी जा सकती है कि सत्यमेव जयते किस भाषा का शब्द है। तो याद रहे यह संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? पटेटी किसका त्योहार है? पटेटी। ठीक, पटेटी उस फेस्टिवल इज पटेटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यह त्योहार मेरे हिसाब से सबको मनाना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार आत्मविश्लेषण का है। किसका है? आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण का मतलब होगा कि हमने पूरे साल क्या किया, साल के अंतिम दिन इसको बैठ के सोचे और जो कुछ किया उसका अगर अच्छा किया तो वाह वाह, अच्छे करने का कोई प्रतिफल नहीं होता। बट बुरा किया तो उसका पश्चाताप करे। तो आत्मविश्लेषण में जो निकल के आता है तत्व वो है पश्चाताप। तो ये पश्चाताप का त्योहार है और ये त्योहार मनाया जाता है पारसियों के द्वारा। पारसी कैलेंडर के हिसाब से जो उनका आखिरी दिन होता है, जिसे आप कह सकते हैं जेरोस्ट्रियन कैलेंडर। पारसियों का कैलेंडर क्या कहलाता है? जेरोस्ट्रियन कैलेंडर। जेरोस्ट्रियन कैलेंडर, जो इनका जेरोस्ट्रियन कैलेंडर है, इसी कैलेंडर के आखिरी दिन ये पूरे साल भर का अपना विश्लेषण करते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं, जिसे आप कहते हैं पश्चाताप का त्योहार कह सकते हैं आप इसे, या इसे कह सकते हैं कि यह आत्मविश्लेषण का दिन है। ये इनके साल का आखिरी दिन होता है, जिसका राइट आंसर होगा पटेटी पारसियों का त्योहार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? सिटीजन एंड सोसाइटी, नागरिक और समाज, कोई सामाजिक व्यक्ति ही होगा। प्रणब मुखर्जी भी सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है कि प्रणब मुखर्जी महोदय ने ही इस किताब का जो है अनावरण किया था सन 2016 में, जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे हामिद अंसारी। नंदन नीलकेणी एक इन्फोसिस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं,
इनके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि ये सिटीजन एंड सोसाइटी पे कोई बुक लिखे हैं। सत्यजीत रे फिल्म से संबंधित हैं, इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इन्होंने कोई किताब ऐसी लिखी नहीं है। तो इन्हीं दोनों विकल्पों में से आपको चुनना है। तो मैंने बताया कि प्रणब मुखर्जी जी ने इस किताब का विमोचन किया है 23 सितंबर सन 2016 को। कब? 23 सितंबर सन 2016 को इस किताब का विमोचन किया गया। और इस किताब के लेखक हैं आपके पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी, जो भारत के लगातार 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति का पद सुशोभित करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति थे आपके पहले जो है उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, जिन्होंने 2007 से 2017 के मध्य उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हुए ही उन्होंने इस किताब को लिखा, जिसका नाम है सिटीजन एंड सोसाइटी। और इस किताब का विमोचन भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने किया। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल आपका है कि एस अगेंस्ट आर्ट्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ठीक, एस अगेंस्ट आर्ट्स विश्वनाथन आनंद, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा या अंजलि भागवत। ये किताब काफी चर्चित रही। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यह किसी महिला के लेखिका के द्वारा लिखी गई है। इस किताब को लिखने में 3 लोगों का योगदान है। 3 लोगों का योगदान जो है, उन 3 लोगों में सबसे पहले इमरान मिर्जा शामिल है। पहले व्यक्ति हैं इमरान मिर्जा। अब आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे कि कौन हो सकता है इस किताब का लेखक। ठीक, किसकी आत्मकथा हो सकती है? इमरान मिर्जा इसके लेखक हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण लेखक इसके हैं वो हैं शिवानी गुप्ता। क्या नाम है उनका? दूसरी इसकी लेखिका है शिवानी गुप्ता। तो शिवानी गुप्ता भी हो गई इसकी लेखिका। और तीसरी इसकी लेखिका हैं जिन्होंने इस किताब को लिखने में मदद की है, उनका नाम है सानिया मिर्जा। तो अब तो कन्फर्म हो गया होगा कि इस किताब में किसकी आत्मकथा लिखी है? सानिया मिर्जा की। क्लियर? यह किताब भी सन 2016 में प्रकाशित हुई थी। तो बिल्कुल 2016 की ये दोनों किताबें रही। पिछली किताब जो आपने देखी हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई है, और ये किताब जो सानिया मिर्जा के और इमरान मिर्जा और शिवानी गुप्ता के संरक्षण में लिखी गई, वो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। लेकिन हाँ, एक बात मुझे आप लोगों से बतानी है, वो ये कि आजकल मुझे फिर मैसेज आना कम हो गए हैं। पिछले रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद और 26 जनवरी की 15 अगस्त के बाद जब आप लोग पुनः वापस बैक हुए, तो मैं भी थोड़ी छुट्टी पे था 2 दिन को लिए, तो 2 दिन आपको लेक्चर भी नहीं मिला। लेकिन मैसेजेस आना कम होना ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि आप चीज़ों को बहुत गहराई से नहीं ले रहे। देखिए, पढ़ाई एक ऐसी विषय वस्तु है, इसके साथ जरा सा भी लापरवाह होना खतरे से खाली नहीं है। ये छोटे छोटे जो डोज आपको मिल रहे हैं इंजेक्शन के तौर पर, ये आपके लिए लॉन्ग लाइफ बहुत काम आने वाले हैं। इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें आप लोग। एक एक क्वेश्चन आपको 4-4 क्वेश्चंस के बराबर डोज दे जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-3 चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं। तो क्वेश्चन ही जरूरी नहीं है, क्वेश्चन के साथ जो सब मटेरियल्स होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आने वाले समय में वहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। तो बिल्कुल इस अग्नि परीक्षा को लगातार देखते रहिए। और साथ ही साथ मुझे मैक्सिमम मैसेजेस की भी जरूरत रहती है कि आप लोग मैक्सिमम रिप्लाई करें, और मैं उस हर मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल फिर रात 10 बजे सेम पैटर्न पे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।